एक दफा तो इमरान खान वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। इस कठपुतली को, इस नालायक नाजायज वजीर आजम को घर बेच देंगे। सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान में तारीख के अंदर एक बहुत ही घिनौना कारोबार बन के सामने आया है। इमरान खान इंतकाम की तुम्हारी आग ठंडी नहीं हो रही, अब तुम्हारा जो मैं हिसाब करीब है इंशाल्लाह। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. भाई वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज, सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकात और आनिया जानिया जोरों पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों हुकूमती अरकान के उनसे दरपर्दा राब्तों के लिए दावे कर रहे हैं। अपोजिशन पुरएतमाद है कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए 3 मार्च को बड़ा सरप्राइज देंगे। आज PPP का वफ्द हुकूमती इत्तेहादी MQM के पास बहादुराबाद मरकज़ पहुंचा और वहां पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत के बदले में सिंध में 2 सीट्स पर MQM के मद्दे मुकाबले अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने की पेशकश भी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो KPK से PTI के रैंक एंड फाइल में सेनेट उम्मीदवारों पर इख्तलाफात शदीद होने की खबरें हम सब सुन चुके हैं। अगर पंजाब में जाएँ तो पंजाब की तरह KPK में बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब पर इत्तफाक नहीं हो पाया। पंजाब में तो चौधरी परवेज़ इलाही का फॉर्मूला काम आ गया, लेकिन KPK में हुकूमत के लिए क्या मसाइल हैं। लेकिन अगर PMLN की नायब सदर की बात की जाए तो ये जिनको कहा जाता है कि जी वो डिफैक्टो लीडर भी हैं, यानी मरीम नवाज साहिबा, तो वो पंजाब में भी हुकूमत को जो वॉक ओवर दिया है या हुकूमत को वॉक ओवर देने पर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। क्या पंजाब में हुकूमत से बगलगीर होने में पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं था? क्या नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ऐसा हुआ है? और अगर PMLN ने अंदर के यही हालात जो हैं वो रहने दिए, इसी तरह PMLN के हालात रहे, तो क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर नहीं है, जो कि हुकूमत को इस्लामाबाद में सरप्राइज़ देने के लिए सोलली PMLN की मदद की मोहताज है? इस दिलचस्प सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो PMLN के नायब सदर हमजा शहबाज को 20 माह के बाद कोट लखपत जेल से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हार्डशिप की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 13 माह लगे नैब को रेफरेंस तैयार करने में और मजीद 3 माह चार्जशीट करने में। लेकिन PMLN इस गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए हुकूमत पर नैब को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रही है। अपने पहले सेगमेंट में हम इन टॉपिक्स पर जो है वो बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा आज सुनवा देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, प्रेस ब्रीफिंग जो चल रही थी मरीम नवाज साहिबा की, उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर ज़ुबैर साहब की तरफ जाऊँगी। कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। आप थी सारे मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब थे क्या सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल है? ज़ुबैर साहब, आपसे सवाल कर सकते हैं या फिर कोई और सवाल करूं? जो ये आज मरीम नवाज साहिबा का जवाब था उस पर आपसे सवाल हो तो ज़्यादा अच्छा चले कोई और कर लेती हूँ। चले मुझे ये फिर बता दीजिए कि मरीम नवाज साहिबा के बगैर जो है जी 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 ज़ुबैर साहब। देखिए, ये तो अंदरूनी कहानी जो होती है, फैसला साजी कैसे हुई है, ये तो कभी भी बाहर बैठ के शेयर नहीं की जा सकती है। किसने इख्तलाफ किया था या किसने सपोर्ट किया था। एक बेसिक एक पॉइंट ऑफ व्यू था और इसमें मारिया 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। इस तरफ भी हो सकता है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि एक ही फैसला होना था। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी जब आपके 3 ही उम्मीदवार हैं सेनेट इलेक्शंस में, 3 ही इलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि एक चीज़ ये थी कि हमारे पास तकरीबन 28 मेंबर्स उसके अलावा थे, मतलब हम 3 इलेक्ट कर लें तो उसके बाद भी हमारे पास 28 थे और कोई जोड़ तोड़ करके हम कोई 13-14 ऐड कर लेते PTI के फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो हमें चौथी सीट भी मिल सकती थी। अब वो उसमें वही वाली बात थी। एक मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप पंजाब में जहाँ से हमारे सेनेटर्स इलेक्ट होते रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, तो 2018 उठा लें, 15, 12, 9, कभी भी PMLN पर ये इस चीज़ का कभी भी इल्ज़ाम भी नहीं लगा कि PMLN ने दूसरी पार्टीज़ के सेनेट MPs को तोड़ने की कोशिश की सेनेटर्स बनाने के लिए। सो जब हमारी रिवायत ही यही है, और तो फिर जब इट वाज अ फोरगोन कंक्लूजन कि जी अगर हम उस किस्म के पैसे की लेन देन के हर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे 3 ही आएंगे। तो इसमें तो हमने कोई नई चीज उस तरह से तो कोई भी नहीं की थी। कि हाँ, डिफरेंस ये होता है कि बहुत ही कट थ्रोट होता है कि 2-3 मेंबर्स अगर इधर से उधर होते देन इट वुड हैव बीन इट वुड हैव मेड मोर सेंस। मरियम साहिबा फिर इस पे दूसरी राय भी हो सकती है। उनका वो थोड़ी नाराज नजर आ रही थी कि इस पे मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर है। दैट मीन्स कि क्या वो टफ टाइम देना चाह रही थी हुकूमत को, या वो चाह रही थी कि हम इस पे भी कंटेस्ट करें, क्योंकि हुकूमती काम में जिस तरह टूट फूट शायद नजर आ रही है बाकी प्रोविंसेस में, तो शी वांटेड टू कैपिटलाइज इन पंजाब और ट्राई टू कैपिटलाइज इन पंजाब एज वेल। एक्चुअली हमारी सियासत ऐसी होगी हमारी कि जिसमें ऑल एंड नथिंग वाला कॉन्सेप्ट एक इमेज बाहर आता है कि जब हम कहते हैं कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो हमारा ये मतलब नहीं होता कि हम अली मोहम्मद से कहीं मिलेंगे रेस्टोरेंट में तो हम बात नहीं करेंगे, या पार्लियामेंट में किसी कमेटी में बैठेंगे तो उनसे बात नहीं करेंगे। जब हम ये शो करते हैं पब्लिक में तो उसमें फंडामेंटल बड़े इश्यूज की बात होती है कि जी अब हमारे और उनके उस तरह के जो बातचीत है जिसमें हम कोई बड़ा कॉमन एजेंडा और आगे लेके चले ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, उस किस्म की बात को हम रद्द करते हैं। तो हमारे ज़ाहिर है मीडिया भी उसी से मुतासिर हो के ये समझते हैं कि किसी चीज़ पर भी कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर होगी तो उसको मुका कहा जाएगा। ये 2008 से 2013 तक की जो असेंबली थी उसमें भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि जी मुका है इनका, 18th अमेंडमेंट इसलिए होगी कि मुका है, 7th एमनेस्टी अवार्ड इसलिए होगी कि मुका है पीपल्स पार्टी और PMLN का। बट आज अगर हम मोड़ के देखते हैं कि वो बड़े फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे जिसकी वजह से चाहे उसमें तनकीद आज हो सकती है 18th अमेंडमेंट पर भी 7th NFC अवार्ड, बट इन द एब्सेंस ऑफ 7th NFC अवार्ड के रिसोर्सेज कैसे शेयर होंगे, But if you allow me to interject, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। राइट, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मसला ये है कि ऑब्वियसली कुछ बयानात आपकी जानिब से जिस तरह के आते हैं कि जी अब हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी, लेजिस्लेशन का मामला हो, कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं बैठ सकते इनके साथ, तो वो चीज़ें आप लोगों की तरफ से आती है। सो देन द पब्लिक फाइंड्स इट रियली स्ट्रेंज कि जहाँ अपने मामलात कन्वर्ज करते हैं वहाँ पे फिर बड़े आराम से फिर अभी भी आप हुकूमत को जो है वो टफ टाइम इसमें दे सकते थे, कम से कम एक सिंबॉलिक दे सकते थे, लेकिन यहाँ बिकॉज दोनों को सूट करता था, ना सिर्फ आप, हुकूमत को भी सूट करता था, तो दोनों ने समझा कि अच्छा चलें ठीक है, इसको हम इसी तरह जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इधर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बन जाता है, बाकी जगहों पर उस तरह वो एनवायरनमेंट नजर नहीं आता। मैं तो ये मान रहा हूँ दोनों को मैं तो कह रहा हूँ दोनों को सूट करता था, सिर्फ दोनों को नहीं, सबको सूट करता था, PMLQ को भी सूट करता था, PPP को भी सूट करता था, तो तमाम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स, अगर आप किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उस पर तो मेरा ख्याल है वेलकम ही करना चाहिए। सर मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही कि वेलकम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि जब लेजिस्लेशन की बात आती है, असेंबली में बैठने की बात आती है, तो असेंबली में जो रकस हम देखते हैं, हम तो उससे ये कहते हैं कि काश ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पे भी नजर आए, वहाँ पे भी ट्रांसलेट होता नजर आए। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, जहाँ मरियम साहिबा ये कहती नहीं इनसे बात नहीं होगी और बिल्कुल कोई अब बातचीत नहीं हो सकती, तो वहाँ इमरान खान साहब भी ये कहते रहे कि जी NRO नहीं मिलेगा और उनके साथ कोई जो है वो कोई ताउन नहीं होगा। अब जहाँ ये बात आती है, जहाँ दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, ना आपने उस पर कोई जो है वो आपको उस पर कोई एतराज़ था, ना PMLN को उस पर कोई एतराज़ था, वहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी हो गया, सबके लिए इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ये चीज़ें हमें बाकी जगह क्यों नहीं नज़र आती, ना पार्लियामेंट में नज़र आती हैं, ना हमें इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 27 फरवरी है और मेरी तो तवक्को थी कि आज तमाम TV चैनल्स उस
ज़बरदस्त वाक़े की हमें याद दिलाएंगे। और मैं तो शुरू में आपकी इजाज़त से 1 मिनट उस पर बात ज़रूर चाहूँगा करना। मैं फैंटास्टिक टी डिस्कस करूंगी, जरूर डिस्कस करूंगी, मेरा पूरा सेगमेंट उस पे जाएगा, फिक्र ना करें। सबको करना चाहिए था कि ये टी इज़ फैंटास्टिक। मैं सुबह सुबह कह चुका हूँ, सब पूरी कौम को मुबारकबाद दे चुका हूँ। हम अपनी कौम को बताएं कि हु वाज विंग कमांडर मोहम्मद नोमान अली सितारा जुरत, एंड हु वाज हसन महमूद सिद्दीकी तमगा शुजात, जिन्होंने आज के दिन हिंदुस्तानी फौज को, उनकी एयरफोर्स को नाको चन्ने चबवाए। और वो याद ताज़ा की जो MM आलम की याद थी, जो हम बच्चे थे और छोटे थे और हमें बताया जाता था कि MM आलम ने ये किया। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा री इनकारनेशन ऑफ MM आलम इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद नोमान अली एंड हसन महमूद सिद्दीकी। वी आर प्राउड ऑफ अवर ब्रेव शाहीन्स, और इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ फिर हम सब एक हैं और ये आपस की लड़ाई वगैरह हमारी चलती रहती है। जो आपने बात सवाल किया है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो पंजाब में हुआ है, मैं तो इसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में इसी तरह हो। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो आपकी सीटें हैं उसके मुताबिक करें। वो जो मरियम नवाज साहिबा मियाँ साहब का बयानिया लेके चलती हैं, या बिलावल साहब ने भी उसको मुस्तार लिया कि वोट को इज्जत दो, तो मैं तो उसको एक स्टेप और लेके आगे जाता हूं कि वोट मत खरीदो, वोट को इज्जत दो। वोट मत बेचो, वोट को इज्जत दो। अगर आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो फिर आप खुफिया बैलेट क्यों चाहते हैं? आप फिर अंधेरे में काम ना करें ना, दिन की रोशनी में नेक काम करें। लेकिन आज मुझे बड़ा अजीब ये भी लगा कि मैंने सुना है कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी भी PDM के साथ हमारे खिलाफ मिल गई है। तो मुझे आज बड़े वो कर्ब से वो शेर थोड़ा सा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की रूह से माजरत के साथ, और वलीद इकबाल जो छोटा भाई है मेरा, हमारा सेनेटर जो अल्लामा साहब के नवासे हैं, पोते हैं, उनसे भी माजरत के साथ कि एक ही सफ में खड़े हो गए सिराज, मौलाना और नवाज। ना कोई बिलावल रहा और ना कोई मरियम नवाज, आप तो सब एक हो गए। गुनाह इमरान खान ने किया है, लूट को सूट तो आपने की, गुनाहगार हम लोग हैं। हमसे तो ये गिला है कि महंगाई क्यों हो गई, या हमने आपके 70 साल का गन 2 साल में साफ क्यों नहीं किया। लेकिन आप लोग क्यों एक हो गए? आप तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आप तो एक दूसरे को करप्ट कहते थे, आप तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, आप तो एक दूसरे के खिलाफ वो करते थे कि 100% मुत्तफिक हूं। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। इमरान खान एक तरफ, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। लेकिन जहां ये आप बात कह रहे हैं ना, एक दूसरे को करप्ट, एक दूसरे को चोर डाकू, तो मैं किसी पे नहीं, मुझे एक कंप्लीट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी या PMLN अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आप लोग जिनको चोर डाकू करप्ट कहते थे, आपने भी बिठा लिया। मेरा ख्याल है हमारा सियासी माहौल ही इस तरह का बन गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट, सब यही करते हैं। आप अगर इस वक्त 2013 वाली ऑपोजिशन होती और ये बात कर रही होती तो मुझे शायद समझ आती। लेकिन अब देखते 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 किस किस को आपने साथ नहीं मिलाया, उनके बारे में पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। आपकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से भी आए हैं, PMLN से भी आए हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की कितनी एडिशंस हैं? नहीं सर मुझे एक चीज बताइए, चलिए आपसे मुझे एक इजाजत दीजिए। आपने इजाजत अगर दीजिए, इजाजत अगर मुझे दीजिए, अगर मुझे मैं कैसे दे दूं? आपने सवाल किए, जवाब सुने। असल में तो मोरे हैं, ये तो मौसमी परिंदे हैं, कोई इधर फुर करके उड़ता है, कोई उधर फुर करके उड़ता है। तो शेख रशीद साहब परिंदे हैं, फसली बटेरे हैं। इसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब फसली बटेरे हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, वही लोग हैं ना सर? आप पता नहीं बटेरों के शिकार की शौकीन है। मैं तो बटेरों के शिकार नहीं हूँ। आई थिंक हिटिंग ऑन द नेल ऑन द हेड। आई एम जस्ट आस्किंग यू। जी सुने नहीं मैटर करते। देखें, शेख रशीद साहब या कोई और इतना नहीं मैटर करते। जो मैटर करते हैं वो 3 बड़ी जमातें और 2 छोटी जमातें मैटर करती हैं। जो एक तो जमात मौलाना साहब की जो है वो फिट होती है हर जगह, जिधर इख्तिदार के फूल खिले वहां मौलाना साहब का भवरा जो है वो रस चूसने आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो मैटर करता है वो ये है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3 बड़ी जमातें, ये 2 बड़ी जमातें और उनके साथ ये जमात इस्लामी। अफसोस के साथ कह रहा हूँ सिराजुल हक साहब, आपने हमेशा स्टैंड लिया करप्शन के खिलाफ। आज सबसे बड़े करप्ट माफिया के साथ आप मिल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। जी, इख्तिदार की जो मूर्ति है वो इतनी प्यारी हो गई सबको। आपने दूसरी बात की कि हमारे साथ आके बैठ गए। सबको इस मुल्क में इख्तिदार प्यारा है। MQM परवेज इलाही साहब, जिनके बारे में आप क्या कहा करते थे, उनकी मरून मिन्नत आपकी हुकूमत इस वक्त खड़ी है।
आपने उनको हिस्सा बनाया ना सर। बहरहाल मुल्क को जिन्होंने लूटा है ना, जिन्होंने पाकिस्तान के खून को निचोड़ा है और चूसा है, या वो पीपल्स पार्टी है, वो नून लीग है, इन्होंने अपने साथ ही चले जांटे मिलाते रहे। ये दो बड़ी जमातें देखें, सुने इन दो बड़ी जमातों ने पिछले 35 साल में खत्म भी करेंगे आर्गुमेंट, 35 साल में 6 बार खत्म कैसे होगा? जब तक स्टेटस को खत्म नहीं होगा हमारा आर्गुमेंट चलता रहेगा। एक इमरान खान नहीं है, इस तरीके इंसाफ में आप अकेले बैठ के प्रोग्राम करें ना मारिया, मैं नहीं कर सकता ऐसे प्रोग्राम। यू हैव टू गिव इक्वल टाइम। जी जुबैर साहब आपकी तरफ आ रही हूं, आप रिस्पॉन्ड देना चाहिए। अच्छा जुबैर साहब हर दफा नाराज मत हुआ करें, आपका इक्वल टाइम आ गया, बताइए। नहीं सकता जी बताइए। आप हाइपर क्यों होते हैं? इक़्तिदार तो इंशाल्लाह मिल नहीं सकता, इनको टाइम ही दे दें। अच्छा जी जुबैर साहब, जुबैर सच्ची बात कड़ी है, मेरा टाइम दे दें। चलिए जी जुबैर साहब आप टाइम ले ले अली साहब का। टी इज फैंटास्टिक। जी टी इज फैंटास्टिक। जी जुबैर साहब टी इज फैंटास्टिक। अभिनंदन कुछ याद आया? अभिनंदन अली प्लीज यार, हम एक सबके सामने कौम के सामने बैठे मुहज्जब तरीके से बात करते हैं। आपको भी उतना टाइम मिलना चाहिए, मुझे भी उतना टाइम मिलना चाहिए। इसमें इतनी लंबी चौड़ी या हाइपर होने की तो कोई जरूरत नहीं होती, नाराज होने की तो कोई जरूरत नहीं होती, 35 साल की तो कोई लाने की जरूरत नहीं होती। आपने जो पॉइंट्स यार सुन लेना आप, इतना मुझे पता है हुकूमत का जो परेशानी है वो अपनी जगह है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि जिसको आप कहते थे ना कि सुन तो लें यार, सुन तो लें, जिसको आप कहते थे ना मैं चपरासी नहीं रखूंगा, वो 22 करोड़ अवाम की हिफाजत पर आपने उसको कुंजियां पकड़ा दी हैं। जिसको शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर, जिसको आप कहते थे कि मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और कर्जे लेके मुल्क को डुबो दिया, उसको आपने फाइनेंस मिनिस्टर न सिर्फ बनाया है, अब उसको आप सेनेटर भी बनाने जा रहे हैं। जिसको आप कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, डाकू, आई मीन चॉइस ऑफ वर्ड्स जरा देख लें, वो आपका सबसे बड़ा सियासी प्लेयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट सियासी प्लेयर्स ऑफ योर टीम, ऑफ इमरान खान टीम, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। और मैं गिनवाना शुरू कर दूं और भी आएंगे। सो ये जो आपका मोरालिटी का लेक्चर हमारे लिए दे रहे हैं, ऑपोजिशन में जब भी ऑपोजिशन बनती है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, उसमें मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है। जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी तो अजहर खान वगैरह एक तरफ थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था तो पीपल्स पार्टी और अजहर खान और तमाम जमातें एक साथ खड़ी हो गई थी उस MRT मूवमेंट में। और इसी तरह से आपकी जमात भी जो थी वो ऑपोजिशन का हिस्सा थी, उसका तरीक़ेकार कुछ भी हो, लेकिन लाहौर में जब जलसा होता था 2018 जनवरी में, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले तकरीर कर ली, वो स्टेज से चले गए, उसी ऑडियंस के सामने इमरान खान साहब आ गए। सो ये होता है वो मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है। ऑपोजिशन का साथ मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। हुकूमत में बैठ के MQM जिन पर उंगली उठा के बोरी बंद लाशें और वो तमाम इल्जामात लगाते थे, डाके, टारगेटेड किलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड डोंट टेल मी कि अल्ताफ हुसैन एक बैठा था सिर्फ लंदन में, वो 1992 से लंदन में बैठा था। टारगेटेड किलिंग कौन कर रहा था? यहाँ भत्ता कौन ले रहा था? कराची का अमन कौन तबाह कर रहा था? वो तो सारे वो थे जो आपके साथ आज बैठे हुए। चले जुबैर साहब, अल्ताफ हुसैन इतना पावरफुल था कि लंदन से वो खुद सब कुछ कर रहा था। So, MQM भी आपके साथ बैठी हुई है माशाल्लाह, GDA भी आपके साथ बैठी हुई है, GDA भी आपके साथ, जुल्फिकार मिर्जा लियारी गैंग वॉर वाला वो भी आपके साथ बैठा हुआ है। आपके लफ्ज़ उसके लिए उसके लिए आपको अल्लामा इकबाल का कोई शेर याद नहीं आता। दे डोंट काउंट। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली भाई की तरफ जाऊंगी। अली साहब ये बताइए कि अभी जो 4-5 दिन पहले खान साहब का विजिट था खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे MNAs MPs ने मिलने से जो है वो इनकार कर दिया। तकरीबन 16 का ग्रुप था जो नहीं मिला। उसके बाद अब्दुल कादिर साहब का मामला जो है वो बलूचिस्तान में अब तक जो है वो चल रहा है, उस पर भी आपके लोग जो है नाराज़ हैं। सिंध में MNAs MPs भी जो है उनका भी इख्तलाफात है। फैसल वाडा साहब की टिकट की बात कर लें, फिर इत्तेहादी जो है वो पीपल्स पार्टी की ऑफ़र को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो आपने हफीज़ शेख साहब की जो सीट है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आप जीत सकेंगे? मैं तो हर अपनी आजकल गुफ्तगू की इब्तिदा में एक बात करता हूँ, तो आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ, लेकिन इससे लिंक है
जी जी। कि जुबैर भाई अगर बुरा ना माने तो अपनी लीडरशिप को बता दें कि कुर्बानी का मौसम दूर है और मेला मवेशियां और मंडी जो है वो मंगल और पीर वाले दिन अच्छी लगती है। सेनेट के इलेक्शन वाले दिन मेला मवेशियां प्लीज ना लगाएं और आप वोट को इज्जत दें, तो बराए मेहरबानी वोट ना खरीदें। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें आपका मीडिया जो है, आप लोग जाहिर है आप लोग उन मीटिंग में खुद तो नहीं होते, कहीं से कोई बात इधर उधर से सुन के उसको थोड़ा सा नोक पलक सवार के बात आगे कि पता नहीं क्या का क्या बन जाता है। ओ खान साहब आ गए जी, नहीं आए फलाना, मैं भी नहीं था तो क्या मैं भी नाराज हूँ? मुराद सईद साहब भी नहीं थे तो क्या वो भी नाराज हैं? मैं तो पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट उस दिन चला रहा था, पार्लियामेंट के वजीर के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो 16 एमपीएस कहाँ थे? 16 एमपीएस कहाँ थे? देखें हर कोई अपने किसी ना किसी काम से था। यहाँ पे कोई वोट के परवेज खटक साहब ने जो एक डिनर दिया उसमें भी लोग मिसिंग थे। चले वहाँ पे भी लोग रात को कुछ चला रहे होंगे पार्लियामेंट। सुने परवेज खटक साहब के डिनर का मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब वहाँ आए हुए थे, कोई मेंबरान की हाजिरी नहीं थी, मैक्सिमम लोग आए हुए थे, कोई ऐसा भी नहीं था कि सब हाजिरी यकीनी करें। हमारे बहुत से आपकी खातून एमपी हैं, फॉरगेटिंग द नेम, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमारे इख्तिलाफात हैं इसलिए मैं नहीं जा रही? देखिए मैं तो नहीं था वहां पे, मुझे नहीं पता खातून एमपीए ने क्या कहा है। खातून एमपीए ने पता नहीं कोई 50 लाख वोट लेके आ गई होंगी इसलिए बात शायद की हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ये बात की है। ये वोट आई थिंक ये बड़ा आई थिंक एक बहुत बिलो द बेल्ट कमेंट है, स्पेशली खवातीन के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या इम्प्लाई क्या करना चाह रहे हैं? अगर वो रिजर्व सीट पे हैं तो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई कि जी वो उनकी वोट की हैसियत नहीं है? मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मेंबर पे ये लाजिम है, अगर वो नून लीग का है, चाहे रिजर्व सीट पे हो चाहे इलेक्टेड सीट पे हो, उसका वोट मियां नवाज शरीफ की अमानत है। चाहे वो पीपल्स पार्टी का, उसका वोट भुट्टो की, जो भी उनकी। मेरा फिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब्दुल कादिर साहब जो है, जिनको पहले आपने टिकट दी, जिनको आपने पहले टिकट दी फिर विड्रॉ की कि गलत दे दिया है, उसके बाद वो वापस बाप में चले गए और ये वही अब्दुल कादिर साहब है जिनके बारे में कहा जा रहा है वो बैग्स लेके फिर रहे हैं और ये बलूचिस्तान का चैप्टर पीटीआई का कह रहा है। अब वो बाप चले जाते हैं और पीटीआई अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेता है अब्दुल कादिर साहब के लिए, तो वो जो बैग्स लेके जा रहे थे वो जायज हो गया? मैं फिर अपनी उसी बात पे आता हूँ। ऐसे बहुत से अब्दुल कादिर इधर उधर फिरते रहते हैं। असल बात क्या है? असल बात बाप में है, आपने टिकट दी थी। साहब उनकी जमात को कहें, अपनी बात से ना भागें। जिस डॉक्यूमेंट पे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए, या तो उन दस्तखत से आप इनकारी हो, जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह के हमारे आपने कान खाए हैं पिछले 8 साल से। जब से मैं पार्लियामेंट हाउस का मेंबर बना हूं, इन लोगों ने हमारे कान खा लिया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने ये कर दिया, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने वो कर दिया। एक मिनट, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23, आज मैं जुबैर उमर साहब से बिल्कुल क्लियरली सुनना चाहता हूं, अगर मुनासिब समझे मुझे जवाब दे दें। क्या आपने मरियम नवाज शरीफ और बिलावल साहब ने अपने अपने लीडरान की बातों से यू टर्न मार लिया है? तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात खुदा का वास्ता है आइंदा जिंदगी में कभी हमारे सामने ना करें। अच्छा, क्योंकि ये फिर अगर आप कहते हैं फिर मैं जरा जुबैर साहब का रिस्पांस ले लेती हूँ, फिर आपसे भी अब्दुल कादिर साहब पे भी पूछूंगी। जुबैर साहब अगर आप पहले उनसे वो बलूचिस्तान का तो पूछ लें। जी सर, वो तो पूछा है मैंने, उनका जवाब तो पूछ लें बलूचिस्तान के, वो उस पे जवाब दे दीजिए अगर अली साहब मुनासिब समझे। अली साहब जरा मुनासिब समझे कि जवाब दे दीजिए। जी मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 क्या वो खलाई मखलूक ने फिर हम समझे, फिर हम ना समझे। चले हम ना समझते। चले जी जुबैर साहब। अच्छा, एक चीज तय है कि जिसका पैसे का मसले आए बिल्कुल खुल के सामने आ गया, उसका जवाब नहीं दे रहे और लेक्चर सुन ले जैसे कि इनसे ज्यादा पाया, इनसे ज्यादा शरीफ लोग कोई नहीं, जो जिसके बारे में खुद इमरान खान ने कहा कि 70 से 80 करोड़ रुपए चल रहा है रेट, वो 70 से 80 करोड़ यही हिसाब चला रहे हैं। इसलिए उनको पहले पीटीआई का टिकट दिया था, जब शोर हुआ, वावेला हुआ, तो उनको वापस हो गया। वो अभी भी इनके जॉइंट कैंडिडेट हैं। मतलब आप लिमिट देखिए कि मसला क्या है। मसला मारिया ये है, सुन लें, मसला ये है कि पैसे पकड़ लिए, पैसे जेब में डाल लिए, वो पैसे भी आगे से 2-3 लोगों को जा चुके हैं। जाहिर है 70-80 करोड़ तो बहुत पैसा होता है ना, वो एक आदमी के लिए तो नहीं होता, वो काफी लोगों के लिए होता है, लीडरशिप के लिए भी होता है सब। ठीक नहीं, इमरान को कहें अभी ऐलान कर दे कि जी इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐलान कर दे।
भाई मेरे क्योंकि पैसा खा चुके हैं ना, पैसा आ चुका है बैंकों में, अकाउंट्स में आ चुका है। अब कैसे कहेंगे, वो आके कहेगा भाई आप मेरा पैसा वापस करें। देते रहेंगे जी, जब तक आप लोग राय रास्त पे नहीं आ जाते। लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा। मैं तो अभी लाइव बात कर रहा हूँ सर, मैं लाइव बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने आग कर दिया या आपने सुन तो लेना आपने कायदा से आग कर दिया है यार भाई। एक मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं आपकी तरह भागूंगा नहीं। कब देंगे? सेनेट के इलेक्शन के बाद देंगे जवाब। आपको क्या हो गया यार? अच्छा, आपको अगर पब्लिक से जूते पड़ रहे हैं और मसले चल रहे हैं, जवाब तो सुन लेना। मैं तो प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पैसे जेब में डाल लिए हमारी, अब खा लिए, 4-5 लोग हैं। ओ भाई मैं आ रहा हूँ, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे लेट मी फिनिश दिस वन। और ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए। और पहले तो मैं कंडेम करूंगा आपके रिमार्क्स को जो आपने उन खातून एमपीए के लिए कहे थे। कभी जो कम उम्र होते हैं ना, कम उम्र सुनेंगे। अच्छा अली साहब जरा प्लीज अगर जवाब सुनने देना सर। अली साहब जरा जवाब सुनने दीजिए। आज आपको आज क्या हो गया? आपको जरा जवाब तो सुनने दें। जवाब तो जी जुबैर साहब। मैं शर्तिया तौर पर कह रहा हूँ, इनके अपने घर वाले बाद में कहेंगे कि आप कर क्या रहे थे यार? अपने आप को इतना सबके सामने मजाक ना आपसे नहीं पूछते जब वोटों की खरीद फरोख्त कर लेते हैं, आपसे खराब काम हुआ है, क्या करते रहे यार? मैं जरूर से आप मेरी बात क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार? और मैं बात अपनी मुकम्मल करूंगा इस नोटों के सिलसिले में। जी 2018 में एक साहब है जिनका नाम है इमरान खान साहब। He is the only witness to that video scandal. He is the only witness to that video scandal. खुद उन्होंने क्लेम किया कि मैंने 2018 में देखा कि नोट आप आए, मैं आपको दिखाऊंगा नोट गिनते हुए। ये कहा ना इमरान खान साहब ने। उन्होंने क्या देखा, उनको किसने वीडियो दिखाया था, और उस वीडियो में उन्होंने उन साहब को भी देखा जिसका ताल्लुक इनकी पार्टी से नहीं था। उसको बाद में बुला के रिवॉर्ड के तौर पर पीटीआई में शामिल किया, वो दुपट्टा पहनाया पीटीआई वाला, टिकट दिया उनको और वजीर कानून बनाया। आप ये देखें कि उसका रिवॉर्ड क्या था कि जिस साहब ने, इमरान खान साहब ने वीडियो देखी, ही इज द ओनली विटनेस इन दिस एंटायर कंट्री। और उन्होंने क्या एक्शन लिया? उनसे जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछ रहे हैं कि वो वीडियो कहां से आई थी और वो कहां गई वीडियो, एक्शन किसने लेना था? वजीर आजम पाकिस्तान ने। एक्शन क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है, आपने रिवॉर्ड किया था पैसों की वजह से। कौन कौन मुर्दे इल्जाम है? परवेज खट्टक, असद कैसर। इन्वेस्टिगेशन किसके बारे में होगी? उनके बारे में नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन होगी उनके बारे में जो बेनिफिशियरीज हैं। बेनिफिशियरीज कौन है? जो सेनेटर बने थे। बिल्कुल हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। और आपने, अगर मेरे पास टाइम है मारिया, अगर ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पूछना चाह रहे हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया। हमने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का पूरा बिल आप लेके आए, पूरा पैकेज लेके आए, हम उसमें करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जहां आप फंस जाएं, आप कहें ओ देखिए जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, अब हमें ये अमेंड करने दें। और फिर तरीकेकार क्या? एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, दूसरा आप वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तीसरा आप पार्लियामेंट में लेके आ गए। आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये हुकूमत है क्या है? बच्चों की तरह बिहेव करते। 3 एक्शंस कर रहे हैं उस ओपन बैलेट के सिलसिले में। ऑर्डिनेंस भी इशू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, और फिर हमें कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। भाई आप पैकेज लेके आए ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड ऑन द टेबल। केएफसी में बैठे हैं कि आपको पैकेज लेके दें हम? खुदा का वास्ता यार। अच्छा उसका सेनेटर का तो बता देना जो मैंने इतने शदीद इल्जामात लगाए और इमरान खान साहब पर वीडियो। जी 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 अली साहब, मैं इनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ को खुदा का वास्ता है आपकी जमात, आप तो खैर खुद पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मैं आपकी जमात के लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई अपनी हिस्ट्री पढ़ लो भाई, कोई पढ़ लो जो करके आए हो। ये अभी हमने पिछले हफ्ते वाले दिन भी बता रहा हूँ, जब सेनेट में प्रोसीडिंग को वाइंड अप किया मैंने, उससे पहले कायदे-ए-वान ने बाकायदा आपकी कमेटी ऑफ द होल की प्रोसीडिंग पढ़ के सुनाई, जिसमें उस जमाने में आपके ही अपने जो बड़े प्यारे हैं रजा रबानी साहब, जो उस जमाने में तो बड़ा खुले वोट की बात करते थे, आजकल छुपे वोट के लिए दलाइल दे रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की विजन के खिलाफ। कमेटी ऑफ द होल में आप लोगों ने ये कहा कि हम
इलेक्शन ओपन करेंगे। और दूसरी मजेदार बात भी जुबैर साहब सुना दूं आपको, आपको नहीं पता क्योंकि आप उस जमाने में शायद नून में नहीं थे, तो सुन लें कि उस कमेटी ऑफ द होल में आपकी लीडरशिप ने मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद, उन्होंने इस पे भी दस्तखत किया था। कमेटी ऑफ द होल की उस प्रोसीडिंग में यह है कि कोई भी शख्स जो है किसी अपना इलाका छोड़ के किसी और इलाके के हक पे डाका नहीं डालेगा। आप जो ये वहां से मुल्तान से लेके आए हैं ना इस्लामाबाद की सीट पे, सुने मेरी बात, ये जो आप लेके आए हैं एक नाअहल साबिका वजीर आजम को जो करप्शन के चार्जेस पे गर गया था, कि उसको जो आप इस्लामाबाद लेके आए गिलानी साहब को, वो अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ और कमेटी ऑफ द होल जो आपकी अपनी प्रोसीडिंग थी कि कोई भी किसी दूसरे इलाके से नहीं करेगा, इस्लामाबाद का बंदा इस्लामाबाद से लड़ेगा, सिंध का सिंध से लड़ेगा, पंजाब का पंजाब से लड़ेगा। हफीज शेख साहब क्यों आ रहे हैं यहाँ से? हफीज शेख साहब इस्लामाबाद से क्यों आ रहे हैं वैसे? ओ भाई, हमने तो नहीं थी ना कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, हमने कोई दस्तखत तो नहीं किया था ना, यही थे ना। खुदा का वास्ता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कफन दफन कर अली भाई, मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ये ज़रूर करूँगी प्रोग्राम का सेगमेंट क्लोज करने से पहले कि सियासत में हमें नज़र आता है कि मॉरल्स जो है ना वो आने जाने वाली चीज़ है। अब्दुल कादिर साहब चाहे उनके बारे में PTI के अपने लोग ये कहें कि जी वो बैग्स लेके फिर रहे हैं, नोटों के बैग्स लेके फिर रहे हैं, उनको टिकट उनसे वापस ले ली जाती है, फिर वो बाप में वापस चले जाते हैं, फिर अपना कैंडिडेट जो है उनके हक में जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है। तो कान यहाँ से पकड़ें वहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। इसी तरह लियाकत जतोई साहब जो है चीख से के अबड़ो साहब के बारे में जो है वो चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें सूट करता है चीज़ें, और तमाम पार्टीज़ के लिए जहाँ हमें सूट करती हैं चीज़ें, वहाँ हम जो है वो चुप कर जाते हैं, वहाँ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ नहीं सूट करती वहाँ सबको मॉरल्स याद आ जाते हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी हो रहा है। कल तक उनको चोर और डाकू और पता नहीं क्या क्या जो है वो कहा जाता है, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इम्प्लाइंग दैट। लेकिन आज PMLN उनके लिए खड़ी हुई है, उनको वोट देने के लिए जो है वो बातें कर रही है, उनका एक जॉइंट कैंडिडेट है। सो मॉरल्स आर वेरी फ्लूइड इन पॉलिटिक्स। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ जो है वो ब्रिगेडियर हारिस साहब होंगे और हम एक फैंटास्टिक कप चाय का पियेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Well, the tea is fantastic. ये एक जुमला भारतीयों को चाय की हर चुस्की पर जरूर याद आता होगा। बिलखसूस चाय वाले मोदी को तो सारी जिंदगी याद रहेगा। 27 फरवरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 2 साल कबल इंडिया को जो मज़ा पाकिस्तान ने चखाया था, तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा कोशा रहा है और इसीलिए आज भी हम अमन की बात ही कर रहे हैं। LOC पर 2003 के सीज फायर मुआहदे की पासदारी के लिए DGMOs ने हॉटलाइन राब्ते में अग्री किया है और इस बात पर भी बातें हो रही हैं कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इस पर बात करते हैं और साथ ही साथ बात होगी फैटिफ पाकिस्तान की। अब तक जो है वो जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, फैटिफ जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गो के पाकिस्तान ने जो फैटिफ का एक्शन प्लान था उस पर वाज़े पेशरफ्त भी दिखाई है। इस पर भी बात होगी कि हो क्या रहा है फैटिफ में। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब मौजूद हैं। सो ब्रिगेडियर साहब, द टी इज़ इंडीड फैंटास्टिक। ये मेरा ख्याल है याद रहेगा हमेशा भारतीयों को। आज तो बहुत ज़्यादा मोदी साहब तो बहुत ही याद कर रहे होंगे। ये नरेंद्र मोदी को भी याद रहेगा और इंडियन एयरफोर्स को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि खुद भी चाय वाले हैं और पाकिस्तान चाय भी पिलाता है। और नेक्स्ट टाइम आई थिंक नरेंद्र मोदी को मैं चाय पिलाने की जरूरत है इस तरह की। जरूर। एक तो ये बात है। सेकंड, जी बिल्कुल, और सेकंड ये कि 27 फरवरी एक ऐसा दिन है जो इंडिया को हमेशा याद कराएगा कि आपने कभी पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से नहीं देखना, नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस, पाकिस्तान की बैरी फोर्सेस, दे आर बैटल हार्डन्ड फॉर द लास्ट 30 ईयर। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिस्ट और सिंगल हैंडेडली पूरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। अब दुनिया की फौजें हमारे पास आती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। आपकी इंडियन अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, ये सिर्फ नहत्ते औरतें, बूढ़े, बच्चों, कश्मीरियों को शहीद कर सकती है, पहले घंटे प्लान कर सकती है। दिस इज द कंपैरिजन। इसलिए उनको कहते हैं कि अभी आप एडवेंचर ये मत करें मिस एडवेंचर। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आपको ऑफर किया कि आप एक स्टेप हम 2 स्टेप लेंगे। ठीक। अच्छा, इस पे ये बताइए सर, परसों जो DGMOs का राब्ता हुआ है
और उसमें ये डिसाइड किया गया कि 2003 की जो सीज़ फायर अग्रीमेंट था उसकी बाकायदा पासदारी की जाएगी। तो उसमें भी कयास राइयाँ हो रही हैं कि जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बाइडन साहब की जो हुकूमत आई है, उसने बड़ा एक कलीदी किरदार इसमें जो है वो अदा किया है। हो क्या रहा है, ज़रा अगर इस पर नज़र डालें, रोशनी डालें अगर इस पर। देखें, बेसिकली आई वुड से कि एक ये जो 4 का टोला है इंडिया का, नरेंद्र मोदी और उसके साथ अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, दे आर वॉर मॉन्गर्स और ये आरआरएस के कमांडर्स हैं और ये एंटी मुसलमान हैं। लेकिन जो अब हालात हो चुके हैं इंडिया के, अपने इंटरनल हालात देखें, आपके सामने नजर आते हैं। कश्मीर में कश्मीरी नौजवान इनको मार रहे हैं, फौज का मोरल डाउन हुआ है। एक तो ये फैक्टर है कि दे वांट कि आप किसी तरीके से थोड़ा सा हम इसको रिस्पाइट दें लाइन ऑफ कंट्रोल पे। नंबर 2, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उनको एक पुश्तनाई हासिल थी, वो मुझे कम होती नजर आ रही है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दी थी, एंड आई थिंक द मैसेज इज गॉन अक्रॉस